इंस्टापुर नाम का गांव था, जहां पर जॉली नाम का व्यक्ति अपने माता पिता के साथ रहा करता था। जॉली के साथ उसके दो दोस्त घूमा करते थे, सम्राट और जिग्नेश। एक दिन ऐसे ही वो लोग बाहर मिलते हैं। अरे जिग्नेश और जॉली, तुम्हें पता है मेरी जॉब लग गई है, और वो भी शहर की बड़ी कंपनी में। अब मैं खूब पैसे कमाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? मेरी भी शहर की एक कंपनी में जॉब लग गई है। तुम बताओ जॉली, तुम्हारा कैसा चल रहा है? तुम लोगों को तो पता ही है, मैंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, इसीलिए अभी तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाई है। अरे कोई बात नहीं जॉली, हर कोई चील की तरह उड़ नहीं सकता। कुछ लोग मुर्गी की तरह भी होते हैं, पंख तो हैं मगर सिर्फ जमीन पर ही फड़फड़ा सकते हैं। जिग्नेश, तुम्हें किसी कमजोर इंसान का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसकी मम्मी गांव में चाय बेचती है, उससे उसका काम चल जाता है। जॉली, तुम इसकी बात का बुरा मत मान। उन दोनों की बात सुनकर जॉली नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है। घर पर उसकी माँ उससे कहती है, सम्राट और जिग्नेश की माँ बता रही थी कि उन दोनों की नई जॉब लगी है और तुम इतने हताश होकर बाहर से क्यों आ रहे हो? कुछ नहीं माँ, मेरे दोनों दोस्तों की अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है, मगर मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला है। अरे बेटा, मैं हूँ ना। माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। खूब मन लगाकर चाय बेचूंगी। जॉली की माँ खांसते खांसते बेहोश हो जाती है। जॉली गांव के डॉक्टर को घर बुला लेता है और वो जॉली की माँ का इलाज करती है। जॉली डॉक्टर से अपनी माँ की तबीयत के बारे में पूछता है। क्या हुआ मेरी माँ को? तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इन्हें कोई काम करने मत देना, और जो दवाई मैंने इस पर्ची में लिखी है उसे हर दिन अपनी माँ को खिलाते रहना। डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। जो दवाइयाँ डॉक्टर पर्ची पर लिख कर जाती हैं, वो सारी शहरी दवाइयाँ होती हैं। ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी हैं और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, मगर मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। जॉली अपनी माँ की चाय की स्टॉल पर जाता है और चाय बेचने लगता है। चाय चाय, गर्मा गर्म चाय ले लो। जब जॉली चाय बेच रहा था, तभी वहाँ पर से उसके दोस्त सम्राट और जिग्नेश गुजरते हैं और उससे कहते हैं, भाई ये क्या है? ये तो चाय बेचने लग गया। कोई शर्म वगैरह नहीं आ रही है क्या? काश अगर तू और मेहनत करता तो एक अच्छी जॉब तुझे मिल जाती। जॉली गुस्से में जिग्नेश को जवाब देता है। क्या मतलब है तुम्हारा मेहनत से? हाँ, चाय वाले मेहनत नहीं करते क्या? मेरी माँ बीमार है, पर फिर भी मैं क्या तुम दोनों से पैसे मांगने आया? नहीं आया ना? अरे गुस्सा क्यों हो रहा है? बस हम ये बताने आए थे कि हम दोनों शहर जा रहे हैं। ठीक है जॉली, हम चलते हैं, तू यहाँ चाय बेच। दोनों एक बार फिर जॉली का मजाक उड़ाकर निकल जाते हैं। जॉली की चाय से बिल्कुल भी कमाई नहीं हो रही थी और उसके पास जरा भी पैसे नहीं थे कि वो उन दवाइयों को खरीद पाए। जॉली उदास हो जाता है। तभी उसकी दुकान में एक बुजुर्ग वहां पर आते हैं, जो गले में सोने का हार और एक काला चश्मा पहने हुए थे। अरे बेटा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? मुस्कुराओ, हंसो, एक पल में जियो, इस पल को जानो और मुझे चाय पिला दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जॉली उस बुजुर्ग व्यक्ति को चाय देता है। बुजुर्ग व्यक्ति जॉली से कहता है, बेटा, मुझे लगता है कि तेरे साथ कोई समस्या चल रही है, इसीलिए तेरे माथे पर चिंता पल रही है। चल अभी पूरी बात बता, क्या माजरा है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बताओ तो कि माजरा क्या है। जॉली उस बुजुर्ग व्यक्ति को सारी बातें बताता है। बुजुर्ग व्यक्ति उसकी बात सुनकर उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। अभी मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ। बुजुर्ग दोनों हाथ जोड़ता है और मंत्र पढ़ता है। अस्तला विस्तला, मेरी दोस्त गाय जहाँ कहीं भी हो, आ जाओ यहाँ जिस तला। तभी वहाँ पर अचानक से एक गाय आ जाती है
ये सब देखकर जॉली चौंक जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति गाय से कहता है, तुम अब से इस जॉली के साथ रहोगी और इसकी मदद करोगी, समझ में आई ना मेरी बात? ठीक है। क्या ये गाय यहाँ कैसे आई और ये बात कैसे कर रही है? गाइस, देखो मेरे जाने का वक्त हो गया है। इस गाय के दूध से अपनी चाय को बनाया करना और ये याद रखना कि गाय का दूध किसी रबड़ी से कम नहीं है। और अपने कपड़े पहनने का ढंग भी थोड़ा सा बदल लो, थोड़े नए तरीके के कपड़े पहनो। चलो अब मैं चलता हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। जॉली गाय को अपने साथ घर ले जाता है और अगले दिन उसका दूध निकालकर अपनी दुकान में आकर चाय बनाने लगता है। तभी वो देखता है कि ये दूध नहीं बल्कि रबड़ी है। जॉली कपड़े भी अलग पहनता है और अपनी दुकान पर जॉली की रबड़ी चाय लिख देता है। रबड़ी चाय ले लो, रबड़ी चाय, ऐसी चाय आप लोगों ने कभी नहीं पी होगी। तभी वहाँ से एक औरत गुजरते हुए रबड़ी चाय को सुन लेती है। ये रबड़ी चाय क्या है? अरे दीदी, ये जॉली की रबड़ी चाय है, एक बार पीकर तो देखिए। लाओ एक रबड़ी चाय पिलाओ, देखो तो कैसी लगती है ये। जॉली चाय बनाकर उस औरत को देता है। औरत उस रबड़ी चाय को पीती है और कहती है, अरे इससे पहले मैंने कभी इतनी अच्छी चाय नहीं पी, ये तो काफी अच्छी चाय है। जॉली भाई, एक रबड़ी चाय और देना। अभी देता हूँ। धीरे धीरे जॉली की चाय पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाती है। जॉली अपनी माँ का इलाज भी करवा देता है। जॉली गांव में सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ चाय बेचकर। और दूसरी ओर उसके दोस्त सम्राट और जिग्नेश जिस कंपनी में काम कर रहे थे, वो दोनों की कंपनी कंगाल हो जाती है, जिस वजह से उन दोनों को नौकरी से निकाल दिया जाता है और वो दोनों लौटकर वापस गांव आ जाते हैं। गांव आते ही वो एक दूसरे से कहते हैं, यार मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया यार, अब हमें काम कौन देगा? इतनी मेहनत के बाद ये काम मिला था, सारी मेहनत पानी में चली गई। चल आजा, उस गरीब जॉली के पास चाय पीने चलते हैं, उसकी हालत देखकर थोड़ा हमें अच्छा तो लगेगा। सम्राट और जिग्नेश दोनों जॉली की दुकान पर चाय पीने जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो देखते हैं कि जॉली की दुकान अब बड़ी हो चुकी है। दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जॉली के पास जाकर कहते हैं, अरे जॉली, तेरी चाय की दुकान तो काफी बड़ी हो गई है यार, सच सच बता, कहाँ से इतने पैसे आए तेरे पास? ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है एक चाय वाला चाय बेच बेच कर अमीर नहीं बन सकता है? ये सारी चीजें मैंने चाय बेचकर ही कमाई हैं। सम्राट और जिग्नेश के दिल में जॉली की दौलत शौहरत देखकर ईर्ष्या आ जाती है। जॉली उन्हें रबड़ी चाय पिलाता है। दोनों ही रबड़ी चाय पीते हैं। पीते ही सम्राट जॉली से कहता है, जॉली, ये रबड़ी चाय मैंने कभी नहीं पी और मैं ये बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इससे अच्छी चाय इस दुनिया में कहीं नहीं है। वाह, इसे पीने के बाद दिल को सुकून मिल गया। जॉली, हम तुम्हारे बहुत पुराने दोस्त हैं, हमें तो बताओ कि तुम ये रबड़ी चाय बनाते कैसे हो? जॉली उन दोनों को जादुई गाय के बारे में बता देता है। सम्राट और जिग्नेश रबड़ी चाय पीकर घर चले जाते हैं और बीच में ही रुककर दोनों एक दूसरे से कहते हैं, सुनो सम्राट, ध्यान से, पता नहीं कभी हमें आगे जॉब मिलेगी या नहीं, इसीलिए हमें कुछ तो करना होगा। जैसा कि तुमने सुना कि उसके पास कोई जादुई गाय है, तो हमें उसे जाकर चुराना होगा। नेकी और पूछ पूछ, मेरे मन में भी यही आ रहा था। मैं तो इस बात को कभी हजम नहीं कर पाऊंगा कि 10वीं फेल हमसे आगे निकल जाए। जैसे ही रात होगी, हम उसके गाय के तबेले में जाकर उसकी गाय को चुरा लेंगे। दोनों ही उस गाय को चुराने की योजना बना लेते हैं। रात हो जाती है और सम्राट और जिग्नेश दोनों ही जॉली के गाय तबेले में घुसते हैं, जहाँ पर वो जादुई गाय सो रही थी। देखो देखो, वो रही जादुई गाय जो रबड़ी जैसा दूध देती है। जिग्नेश आगे जाता है और गाय की बंधी रस्सी को उठाकर गाय को बाहर लेकर जाने लगता है। तभी गाय की नींद खुलती है और वो दोनों को देखकर कहती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे चुराने की? दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तुम तो बोल सकती हो, ये कैसे हो सकता है? पतंग आसमान में उड़ती है,
मगर उसकी डोर जमीन पर रहने वाले इंसान के हाथ में होती है। जब उस इंसान के हाथ से उसकी डोर छूट जाए तो वो पतंग आसमान में बिडोल की तरह यहाँ वहाँ जाने लगती है और नीचे गिर जाती है। तुम दोनों वो बिडोल पतंग हो और जॉली वो है जिसकी डोर जमीन से जुड़ी हुई है। हमें माफ कर दो, हम दोनों को हमारे दफ्तर से निकाल दिया गया है, इसलिए हम यहाँ तुम्हें चुराने आए थे। हम लोग तुम्हें चुराकर खुद की रबड़ी चाय की दुकान खोलना चाहते थे। हमें माफ कर दो गाय जी। वो लोग जब बात कर रहे थे तभी पीछे से जॉली आ जाता है और उनसे कहता है, मैंने तुम दोनों की पूरी बात सुन ली है। अगर तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है तो ये बात तुम दोनों ने मुझे क्यों नहीं बताई? ध्यान से सुनो मेरी बात, चाहे दोस्त कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, दोस्त दोस्त ही होता है, समझे सम्राट और जिग्नेश? हमें माफ कर दो जॉली कि हमने तुम्हें नीचा दिखाया। हमारी मदद करो जॉली, हमारे पास कोई काम नहीं है। बस इतनी सी बात। चलो कल से तुम दोनों मेरी दुकान पर आ जाना। जॉली सम्राट और जिग्नेश को अपने काम पर रख लेता है और दोनों को उनकी शहरी कंपनी से दुगनी तनख्वाह देता है। मुकेश हमेशा अपनी पत्नी के सजने संवरने पे ताने कसा करता था। अरे साधना, अब तुम्हें इतना बनने संवरने की क्या जरूरत है? अपनी उम्र का तो लिहाज करो। आप तो उम्र का बोलिए ही मत, आपसे तो छोटी हूँ। अच्छा, कम से कम अपने सफेद बालों का तो सोच लो। तुम भले ही कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, मेकअप कर लो, फिर भी तुम बुढ़ी की बुद्धि ही दिखोगी। हाँ, बूढ़ी तो मैं हूँ, पर अगर थोड़ी सज लूँ तो उसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा साधना, मेरा कुछ नहीं जाएगा, पर अगर तुम सजना संवरना बंद कर दो तो मेरा बहुत कुछ बदल जाएगा। तुम्हारा मेकअप का खर्च, कपड़ों का खर्च, गहने वगैरह। तो अब आप मेरा खर्चा गिनने भी लगे? सोच रहा हूँ अगर तुमने सजने संवरने में खर्च नहीं किया तो कम से कम मैं एक घर और खरीद ही लेता। घर खरीद के क्या करते? और क्या, दूसरी शादी। तभी दरवाजे पे खटखट हुई और एक औरत उनके घर आई। जी बोलिए, आपको किससे मिलना है? अरे साधना, मैं जमुना हूँ, तूने मुझे पहचाना नहीं? अरे तू इतनी जवान कैसे हो गई? तेरे बाल तो मुझसे भी ज्यादा सफेद थे ना? हाँ, पर मैंने आज ही उम्र घटाने वाली चाय पी है और देख, मेरी तो काया ही बदल गई। क्या उम्र घटाने वाली चाय? हाँ, हमारे गांव में एक औरत ने एक चाय का ठेला खोला है। वो उम्र घटाने वाली चाय बनाती है, जिससे पीते ही बूढ़े लोगों की उम्र घट जाती है। मैंने और मेरे पति दोनों ने वो चाय पी ली और देखो हमारी उम्र घट गई। वाह, ये तो गजब है। साधना और मुकेश का बेटा ये सब सुन रहा था। क्योंकि आपकी उम्र तो घट गई है, पर कहीं इस चाय के कोई दुष्परिणाम हुए तो? नहीं बेटा, कोई दुष्परिणाम नहीं होंगे। बुढ़ापे से 100 तकलीफें होती है, जवानी से क्या तकलीफ होगी? मैं तो बोल रही हूँ कि तुम्हारी माँ और पापा को भी ये चाय पिलवा दो, उनकी भी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। साधना और मुकेश एक दूसरे की ओर देखते हैं। आपकी क्या राय है? अगर एक चाय से मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है तो चाय पीने में क्या हर्ज है? कोई बात नहीं। हाँ, वो भी है। चलो हम दोनों चाय वाले के पास चलते हैं। साधना और मुकेश जमुना के साथ उस चाय वाली के पास गए। अरे बहन, ये दोनों मेरे पड़ोसी हैं। ये दोनों अपने बुढ़ापे से परेशान हैं। तुम इन दोनों को भी अपनी स्पेशल उम्र घटाने वाली चाय पिला दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस औरत ने साधना और मुकेश को एक एक ग्लास चाय दी। अब मेरी उम्र घटाने वाली चाय को एक घूंट में पी लो और देखो इसका चमत्कार। साधना और मुकेश ने वो चाय पी और तुरंत ही उनकी उम्र घट गई। उनके सफेद बाल काले हो गए। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। धन्यवाद बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे घुटनों का दर्द ठीक कर दिया। हाँ, और मेरा भी। ये सब तो मेरी चमत्कारी चाय का कमाल है। अब तुम दोनों आराम से जियो, जाओ।
साधना और मुकेश उस औरत को शुक्रिया बोलकर निकले। जब दोनों घर लौटे तो उनके बेटे रमन ने उन्हें पहचाना ही नहीं। माँ, बाबा, आप दोनों? हाँ देख, हम लोग जवान हो गए। अब तुझे हमारे लिए दवाइयाँ खरीदने की कोई जरूरत नहीं। सबसे अच्छी बात है कि आपकी सारी बीमारियां ठीक हो गईं। हाँ बेटा, आज हम बहुत खुश हैं। उस दिन मुकेश का पूरा परिवार खुश था। अगली सुबह रमन उठा तो उसके माँ पापा अभी तक सो रहे थे। माँ, पापा, माँ, पापा, ये क्या हुआ? माँ, पापा। जब रमन की आवाज पर उसके माँ पापा उठे नहीं तो वो उनके कमरे में चला गया और अंदर का मंजर देखकर वो चीख उठा। माँ, पापा, ये क्या हुआ? माँ, पापा। उसके मम्मी पापा दोनों पत्थर बन चुके थे और वो वही खड़े रहकर रो रहा था। बगल वाले घर से भी रोने की आवाज आ रही थी। रमन वहाँ गया तो वहाँ के बुजुर्ग भी पत्थर बन चुके थे। रमन उनके भी घर देखने गया। मेरे माँ बाबा, ये दोनों भी, मेरे मम्मी पापा भी पत्थर के बन गए। उन्हें बाहर से और गांव वालों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। चलो बाहर चलते हैं। वो दोनों बाहर पहुँचे तो वहाँ बहुत सारे लोग रो रहे थे। क्या आप सबके बुजुर्ग भी पत्थर के बन गए हैं? हाँ, मेरी माँ। मेरे माँ बाबा दोनों। हे राम, अब हमें क्या करना चाहिए? वो उम्र घटाने वाली चाय वाली भी भाग गई है। हमें उसे पकड़कर पीटना चाहिए। उसकी वजह से आज हमारे माता पिता का ये हाल हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वो उम्र घटाने वाली कोई मामूली औरत होगी। हम सबसे पहले सीधा बाबा के पास जाकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। हाँ, ये सही रहेगा। रमन और कुछ गांव वाले सिद्ध बाबा के पास पहुँचे। बाबा, हमारे बुजुर्ग पत्थर बन गए हैं। उन सब ने उम्र घटाने वाली चाय पी और उनका ये हाल है। ये उसी का काम है। वो जादूगरनी चाय पिलाकर सभी बुढ़े लोगों को अपने वश में कर लेती है और फिर उसकी सारी शक्ति चुरा के उन्हें पत्थर बना देती है। क्या? हाँ, उस बुरी जादूगरनी को बहुत सारी शक्तियां चाहिए, इसलिए वो सभी की शक्तियां छीन रही है। हमारे माँ पिता वापस कैसे ठीक हो सकते हैं बाबा? तुम्हारे माँ पिता ने अपनी मर्जी से वो चाय पी थी। अब एक ही रास्ता है। अगर वो जादूगरनी अपनी चाय पी ले तो वो भस्म हो जाएगी। मतलब हमें उस जादूगरनी को ढूंढकर जबरदस्ती वो चाय पिलानी है। जबरदस्ती नहीं, बल्कि उसे अपनी मर्जी से पीनी होगी। पर याद रहे बेटा, वो जादूगरनी ऐसा करेगी नहीं। तुम्हें अपनी युक्ति से उसे हराना होगा। मैं समझ गया बाबा, लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? वो तुम्हारे गांव से दक्षिण दिशा में गई है। तुम उस ओर ही प्रस्थान करो, वो तुम्हें अवश्य मिलेगी। धन्यवाद बाबा। भगवान तुम्हारी मदद करे। बाबा का आशीर्वाद लेकर गांव वाले और रमन वहां से निकल गए। रमन ने अपना भेष बदला। उसने अपने बालों और मूछों को सफेद रंग दिया और दक्षिण की दिशा में निकल पड़ा। अगले कुछ दिन तक रमन एक गांव से दूसरे गांव तक चलता रहा। फिर एक दिन उसे एक पेड़ के नीचे एक चाय वाली दिखी। शायद यही वो चाय वाली होगी। रमन उसके पास गया। आइए आइए, मेरी चाय पीकर जवान हो जाइए। ये कोई आम चाय नहीं, उम्र घटाने वाली चमत्कारी चाय है, खास आप जैसे बूढ़े बुजुर्गों के लिए। एक बार आप चाय पीजिए और आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। आखिर तुम मिल ही गई। रमन ने वो चाय ली और चाय की चुस्की लेने का नाटक किया। तू इतनी गंदी चाय मैंने जिंदगी में नहीं पी। चाय में कौन नमक डालता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी चाय में नमक हो ही नहीं सकता।
तो मैं क्या झूठ बोलूंगा। तुम्हें इतना यकीन है तो अपनी चाय खुद ही चख कर देख लो। उस औरत ने चाय का एक ग्लास उठाया और बिना सोचे समझे चाय पीने लगी। औरत जादूगरनी के रूप में आ गई और उसके चाय पीते ही उसका शरीर जलने लगा और पल भर में वो खाक हो गई। अब मेरे माँ बाबा ठीक हो चुके होंगे, मैं अभी गांव लौटता हूँ। रमन अपने घर लौटा तो उसके माँ बाबा बिल्कुल ठीक थे। माँ, पापा, आप ठीक हो गए? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। रमन भैया! रमन और उसका परिवार घर से बाहर आया। भैया, आज आपकी वजह से गांव के सारे बुजुर्ग ठीक हो पाए हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, आप हमारे लिए भगवान हो। गांव वालों ने रमन का शुक्रिया किया। साधना और मुकेश को अपने रमन पे गर्व था। आखिर जादूगरनी का अंत हुआ और उम्र घटाने वाली चाय की जाल से सभी लोग आजाद हुए।